अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नजीब उल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे ऑब्वियसली कि इतने दिन से नजीब भाई कहाँ गायब है, इतना कुछ हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में, टीम अनाउंस हो गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पता चल गया, तब भी कोई बात नहीं की। तो बात यह है कि मैं ज़रा ट्रैवलिंग में बिजी था, मौका नहीं मिल पाया आप लोगों से कनेक्ट करने का। इस वक्त भी ट्रैवलिंग पर ही हूँ। कोशिश यही है कि जो चीज़ें मिस हुई हैं इतने दिन में उनको कवर करें आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने जो ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए टीम अनाउंस की है, स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। अब तक तो आप सबको नाम याद भी हो गए होंगे क्योंकि मैं इस पे ज़रा लेट सवार हो रहा हूँ इस गाड़ी में। कप्तान सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी और सुफियान मुकीम। तो टीम तो मैंने आपको बता दी। अब मेरा ओपिनियन इस पर क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत ही मेरिट पर सेलेक्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बेहतरीन टीम है, ये अच्छी टीम है, ठीक टीम है। और जो पाकिस्तान के पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हैं फॉर दिस फॉर्मेट, वो सब मेरिट पे इस टीम में आने में कामयाब हुए हैं। 85-90% मैं कहूँगा कि मेरिट के लड़के हैं। ठीक है, कौन आया है कौन नहीं आया उस पर हम ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक खिलाड़ी का मुझे थोड़ा सा अफसोस है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल स्क्वाड बैलेंस तो है। 5 फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर। 2 फुल टाइम स्पिनर हैं, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आ गए, और साथ में मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, ये स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आ गए। ऑन पेपर मुझे ये टीम बैलेंस नजर आ रही है। इन 17 खिलाड़ियों को कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीम में शामिल किया गया है। किन का रिटर्न हो रहा है वो भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा और खुशदिल शाह की वापसी हो रही है, जो कि बहुत जबरदस्त है। सब डिजर्विंग प्लेयर्स हैं। अब वक्त आ गया उन 2 नामों का जिन पे सबको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है कि वो टीम में नहीं है, दैट इज बाबर आजम एंड रिजवान। देखिए, एक वक्त था कि जब इनका नाम पहले लिखा जाता था, बाकी टीम और फॉर्मेट बाद में डिसाइड होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए, चीजें तब्दील हो गई हैं, और कुछ इनकी गलती है और कुछ थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि इनके पीआर एजेंट्स की गलती है, जिन्होंने इतना शोर मचाया और परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही थी। आई थिंक इनको इस फॉर्मेट से ड्रॉप करना एक फेयर कॉल है। मुझे फिर भी इन दोनों में से पहले तो लगता था कि रिजवान की फिर जगह बन सकती है T20 में, क्योंकि हमने रिजवान का कोई बैकअप सही से तैयार नहीं किया। मोहम्मद हारिस डिफिकल्ट कंडीशन, मुश्किल विकेटों में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करेंगे, ये इसका तो हमें अंदाजा हो गया है। तो यहाँ गलती क्या हुई कि गलती हुई कि हमने हसीबुल्ला पे फोकस नहीं किया, हसीबुल्ला पे हमने भरोसा नहीं किया ज़्यादा। तो इस वजह से अब तक हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनाए। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेले, उसके बाद तो तौबा तौबा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस, और बुरी परफॉर्मेंस तो किसी से भी हो जाती है। द वे ही वाज बैटिंग, इट वाज आई मीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि वो जो एक तरह का होता है ना कि आपका ऑडिशन था कि आपको T20 एशिया कप और आगे फिर वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किया जाएगा या नहीं, उसमें मुझे लगता है रिजवान इस चक्कर में पीछे रह गए। जहां तक बाबर आजम की बात है तो मुझे लगता है कि उनको अब वनडे और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बाबर आजम के अगेंस्ट है। अगर मैं अगेंस्ट होता तो मैं ये तो ना कहता कि वनडे की टीम बाबर आजम के बगैर नहीं बनती, टेस्ट की टीम बाबर आजम के बगैर नहीं बनती। लेकिन इस फॉर्मेट में वो गेम को स्लो करते हैं, इस फॉर्मेट में वो अपने रन्स के चक्कर में पीछे रह जाती है टीम। अब सामने से मुझे पता है, और जो इनके फैंस हैं और क्रिटिक्स हैं वो ये कहेंगे कि सलमान अली आगा का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, वो बड़ा तेज खेलते हैं। तो भाई वो इतने सालों से नहीं खेल रहे ना, ये इतने सालों से यही सब कर रहे हैं। सलमान अली आगा ने भी अगर इसी तरह से कंटिन्यू किया तो वो भी बाहर होंगे टीम से, उनके ऊपर भी कोई ज्यादा मेहरबानी नहीं होगी। ये याद रखिए कि नोबडी इज बिगर देन द गेम। जो मेरा प्रॉब्लम है ना कि पहले पहले तो आपको पता है ना, जब बांग्लादेश के खिलाफ टीम सेलेक्ट हुई थी तो आमिर मीर और सुमेर अहमद ये आके बैठे थे और सवाल चना जवाब गंदुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जोक बनाया हुआ था। लेकिन इस बार तो आकिब जावेद बैठे, साथ में माइक हैसन बैठे। आकिब जावेद ने बताया कि भाई हम किसी को दीवार से नहीं लगा रहे हैं, डोंट थिंक दैट वी आर अगेंस्ट दैट,
इट्स जस्ट द परफॉर्मेंस। टीम में वो खिलाड़ी आए हैं जिनकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, जिन्होंने ये प्रूव किया कि उस फॉर्मेट में वो अच्छा कर सकते हैं। माइक हैसन ने कहा कि भाई मैं फॉर्म वॉर्म पे बात नहीं कर रहा, मैंने उनको बताया कि आपको स्पिनर को भी बेहतर खेलना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो इम्प्रूव नहीं कर पाए, हैंस वो टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो इनके फैंस का देख के हैरत होती है। मैंने एक एक्स पर भी ट्वीट की थी, मैंने एक लगाया था कि जिसमें मैंने देखा कि एक शख्स कह रहा है कि अब मैं पड़ोसियों का साथ दूंगा, जो अपने मुल्क का नहीं हुआ वो पड़ोसी का क्या होगा, क्योंकि बाबर आजम नहीं है तो प्रोटेस्ट में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान हारे। शर्म आती है आपको? कभी सोचा है कि आप बोल क्या रहे हो? अपने मुल्क के अगेंस्ट जाओगे बाबर आजम के लिए? कोई खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता। आप फैन हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें सुन के ना मेरा खून खोलने लगता है कि आप सेलेक्टिव स्टैट्स दिखाते हैं, आप ये नहीं दिखाते कि किस टीम के खिलाफ रन हैं। जब बड़ी टीम है तो आप ये नहीं दिखाते कि उसके कितने मेन प्लेयर्स उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो ये तो नाइंसाफी है। चले आ जाइए, माजी के झरोकों में आपको लेके जाता हूँ और बात करते हैं उसी एशिया कप टूर्नामेंट की जो इन्हीं वेन्यूज पे खेला गया था। बाबर आजम ने वहाँ क्या परफॉर्मेंस दिखाई थी वो आपको बताता हूँ। 6 मैचेस में 11.3 की एवरेज से ही मेड ओनली 68 रन्स इन द एंटायर इवेंट। मतलब इस इवेंट का फाइनल खेला था पाकिस्तान और बाबर की ये परफॉर्मेंस थी। तो कहने का मतलब है ये हो या ना हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? सबसे बड़ा स्कोर 30 था, स्ट्राइक रेट 108 की थी। तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि ये लोग होंगे? ये मैं ये भी सुन रहा हूँ कि इन कंडीशन पे इनको नहीं लिया, बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई इन कंडीशन पे भी इनकी ऐसी ही परफॉर्मेंस है। फिर पता नहीं वो चल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ ये दोनों जा रहे हैं एंड ऑफ एन एरर। एरर था क्या? था क्या एरर? क्या जीते आप? एंड ऑफ एन एरर था। एरर था ये आपका कि आप इनको T20 खिलाते थे। रिजवान की तो खैर 6 मैचों में 350 थी, 56.2 की एवरेज थी। पिछले एशिया कप में 281 रन किए थे। परफॉर्मेंस से कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन इशू यही है कि आपकी करंट फॉर्म, आपने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस तरह से आप खेले, तो वो जो एक था ना कि एक रिजर्वेशन थी कि इनको लें या ना लें, क्लैरिटी आ गई कि भाई ये लिमिटेड ओवर्स की फॉर्मेट में आप इस तरह से नहीं खेल सकते कि आप शुरू में 19-20 बॉलें लगा रहे हैं सेट होने के लिए कि बाद में रन करूंगा। तो वो बात कितनी बार आएगी ये किसी को पता नहीं है। हाँ, अब एक खिलाड़ी जो मुझे लग रहा है जो यहाँ यूटिलिटी हो सकता था वो था इरफान खान नियाजी। ही इज अ गन फील्डर और मुझे लगता है कि यहाँ की कंडीशन में वो यूजफुल भी हो सकते थे और PSL में भी कुछ एक आध मैच उन्होंने अपने बल पे जिताया है। तो वो एक प्लेयर है जिसको हमने बहुत ज़्यादा ज़रा मतलब ट्राई आउट इतना नहीं किया। नसीम शाह की अदम सिलेक्शन पर भी लोग बहुत रोना गाना कर रहे हैं। तो भाई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और कैरेबियन प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो खुद कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा का एडिशन बहुत शानदार है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त खेला था। फिर वेस्ट इंडीज़ में उनको नहीं लेके गए थे, लेकिन उनको बांग्लादेश की सीरीज़ का सिला मिल गया और उनको शामिल कर लिया गया है। अब इनके आने से और वसीम जूनियर के आने से, वसीम जूनियर का भी एक ऐसा लड़का है जिसको मुझे लगता है सही से बहुत ट्राई आउट नहीं किया गया। कंसिस्टेंट मौकों की बात कर रहा हूँ, और जो हमारी डेथ में पिटाई होती है ना उसमें वसीम जूनियर हमारे काम आ सकते हैं। और फिर वो जो 5 फास्ट बॉलर वाली चीज़ है ना, तो वो माइक हैसन के लिहाज से वो भी हो जाएगी कि आपकी जो रोटेशनल पॉलिसी है आप वो भी कर सकते हैं, कभी किसी को खिला लिया कभी किसी को खिला लिया, उस हिसाब से ये सही रहेगा। 2 आपके पास लीथल स्पिनर्स हैं, सुफियान मुकीन और अबरार, तो वो आपके लिए हमेशा करामत साबित हो सकते हैं। फिर आपके पास साइम अयूब, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह और कोई खेले ना खेले मोहम्मद नवाज तो खेलेगा, इसका ऑप्शन तो है ही। तो ये सारे प्लेयर्स तो हैं। माइक हैसन इस टीम को बड़ा बैलेंस समझते हैं। आकिब जावेद तो ये भी सोच रहे हैं कि ये टीम इंडिया को हरा सकती है। ऐसी गुस्से में कह दिया होगा, सीरियस ना लें इस बात को, इतनी भी अच्छी नहीं है। बट हाँ, चांस इसलिए बनता है कि T20 में कुछ भी हो सकता है, तो वो वाला चांस तो है। ओवरऑल मुझे इस टीम से टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसी मेजर शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो बाबर आजम फैंस हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो वनडे और टेस्ट में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए अपने शॉट्स अब अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे उनका नेचुरल गेम भी ख़राब हो रहा है। तो वहाँ वो कहीं उन फॉर्मेट से भी बाहर ना हो जाए, उन पे फोकस करें। T20 को छोड़ दें, वो यंगस्टर्स को आगे बढ़ने दें, नए खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिले,
तो ये बेहतर होगा। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और बाबर आजम के फैन जो भी गाली देंगे उनको मैं क्लियरली ब्लॉक कर दूंगा। तो मूविंग ऑन, बात करते हैं अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। ये पता नहीं क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ए कैटेगरी ही नहीं है, ये मैंने पहली बार देखा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और हर कैटेगरी में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, ज्यादा भी हो सकता है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन मार्क ऐसा जरूर है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है। कैटेगरी बी में है अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहिद आफरीदी। अच्छा, एक कैटेगरी तो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं थी कि वो सुपरस्टार कल्चर खत्म करने के लिए बाबर आजम को नीचे लाना चाहते थे। उनको पता था जब बाबर आजम को बी में लाएंगे तो एक किसको देंगे, कैसे जस्टिफाई हुआ है, इसलिए शायद ऐसा है कि एक कैटेगरी है ही नहीं। बाकी इस बी कैटेगरी में शादाब कौन सी परफॉर्मेंस पर है यहाँ, ये मेरा सवाल है, मुझे नहीं समझ में आया। आई एम नॉट अगेंस्ट शादाब, बट आई एम सेइंग कि ऐसा किया क्या है जिसपे वो बी कैटेगरी में है। यानी बाबर आजम, रिजवान, अबरार, शाहीन शाह अफरीदी, इनके साथ शादाब इस वक्त कैसे आ सकते हैं। सी कैटेगरी में मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो है अब्दुल्ला शफीक पे। अब्दुल्ला शफीक अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए बाहर होते हैं, फिर वापस आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो सी कैटेगरी में है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मिलता ही है और सी कैटेगरी भी साथ में मिलती है, कमाल है। फिर डी कैटेगरी में अहमद दानियाल है, हुसैन तलत है, खुरम शहजाद है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास है, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और शान मसूद। यहाँ क्वेश्चन मार्क शान मसूद पे है। यार ये शान मसूद को खुद फील नहीं होता कि आप रिजेक्ट कर दें कि मुझे डी में क्यों रखा है। हाउ इज अब्दुल्ला शफीक इन बी एंड शान मसूद इन डी, जो कि आपकी टेस्ट की कप्तानी कर रहा है, आपने उसको डी में डाला है। खैर, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, और इसमें थोड़ी सी मेरे हिसाब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एज वेल। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जो है जो भी फाइनेंशियल गेन्स हैं वो मिलने चाहिए। तो दिस इज इट। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई थी, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए नजीब उल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।